37 घंटे बाद लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को मिली छुट्टी, खुद चलकर बिल्डिंग के अंदर गए। जो सैफ अली खान 5 दिन पहले खून से लथपथ थे और ऑटो में बैठकर अस्पताल पहुंचे थे, वो आज पुराने अंदाज में दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान उनके बाएं हाथ पर काले रंग की पट्टी बंधी नजर आई और गर्दन पर 2 जगह बैंडेज लगा दिखाई दिया। सैफ काले रंग की पोर्शे कार में सवार होकर अस्पताल से घर लौटे। सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और काले रंग का चश्मा लगाया था। सैफ के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि अब वो ठीक हैं। इस दौरान उन्होंने फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से हाथ भी मिलाया। हालांकि सैफ अली खान को अभी पूरी तरह से ठीक होने के लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। डॉक्टर्स ने सैफ अली खान को जिम करने और शूटिंग करने के लिए फिलहाल मना किया है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर पुलिस ने किया सीन रिक्रिएट, कई जगहों पर लेकर गई पुलिस। आधी रात को ही पुलिस ने आरोपी शहजाद को लॉकअप से बाहर निकाला और सबसे पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम वहां गई जहां शहजाद ने बीती रात बिताई थी और सूरज निकलते ही पुलिस की टीम आरोपी शहजाद को लेकर सैफ अली खान के उस घर पर पहुंच गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। शहजाद ने पुलिस को बताया कि बिल्डिंग में सिर्फ सैफ के घर का बैकडोर खुला था, जिसके चलते वो चोरी से इरादे से घर में घुस गया था। शहजाद ने बताया कि उसे नहीं पता था कि जिसके घर वो गया है वो सैफ अली खान का था। सुबह टीवी पर देखने के बाद उसे इस बात का पता चला। सैफ पर हमला करने वाला निकला बांग्लादेशी, तो शुरू हुई नई सियासी लड़ाई। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की जांच की अपील की है। इधर उद्धव गुट ने अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अगर बांग्लादेशी मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में है तो जिम्मेदार कौन है? आपका गृह मंत्री है देश का, आपके डिफेंस मिनिस्टर है। वहाँ से सीमा पार, बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं, आप बताइए। बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को लेकर दिल्ली में भी माहौल गर्म है। एलजी ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई के लिए कहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह रह रहे संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है और कुछ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर। माओवादियों के खिलाफ ये अभियान छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा का जॉइंट ऑपरेशन है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर करारा प्रहार बताया है। गृह मंत्री पहले ही संकल्प ले चुके हैं कि 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि एक ड्राइवर की भी जान गई थी। इस बार भी गणतंत्र दिवस पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, शंभू बॉर्डर से किया गया ऐलान। गणतंत्र दिवस के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक बीजेपी के दफ्तरों को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा सुबह और शाम के वक्त ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मोदी सरकार क्यों नहीं मानती एमएसपी लीगल गारंटी कानून? किसाना मजदूरां दी कर्ज मुक्त क्यों नहीं कर दी? 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च हुआ था। उस दौरान प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच गए थे और हिंसा भड़की थी। कश्मीर सहित पहाड़ी राज्यों में जारी है बर्फबारी का दौर। मैदानी इलाकों में घने कोहरे से हो रहे हादसे। तस्वीरें जोजिला दर्रे की हैं, जहां बीआरओ बर्फ हटाने का काम कर रहा है। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा था। इधर गुलमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट तक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। सभी मुख्य सड़कें बर्फ के कारण बंद है। उत्तर भारत के कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। अयोध्या और प्रयागराज में घना कोहरा छाया रहा। यूपी के सहारनपुर में कोहरे के कारण 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। घने कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ता दिख रहा है। कई ट्रेनें और उड़ानों को रद्द करना पड़ा है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शॉर्ट सर्किट के चक्कर में जंगल की आग में फंसे पर्यटक। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और फायर टीम के जवानों ने बचाई जान। सैलानी उखीमठ के देवरिया ताल घूमने आए हुए थे। इस दौरान दूर चोटी पर चोपता तुंगनाथ दिखा। तीनों ने पैदल ही चोटी पर जाने का फैसला किया। इस दौरान शॉर्टकट लेने के चक्कर में सभी जंगल की आग में फंस गए, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह पुलिस को सूचना मिली तो बचाव दल मौके पर पहुंचकर सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी दोनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। और महाकुंभ को लेकर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी, और गौतम अडानी ने संगम नगरी में आज क्या क्या किया, देखिए महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। 5 फरवरी को प्रयाग में महाकुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों से आई बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंच सकते हैं, तो 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 10 फरवरी को राष्ट्रपति के प्रयागराज पहुंचने का संभावित कार्यक्रम है। इस बीच आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नगरी पहुंचे और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए। कुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मशहूर कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने भी आस्था की डुबकी लगाई। खास बात यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग के महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, उसी दिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही होगी। कल पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। प्रयागराज में दोपहर 12 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में कई योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। पहले यह कैबिनेट बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसके लिए बैठक अरैल में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ मोटर बोट में बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे और पावन धारा में डुबकी लगाएंगे, जहां सीएम सभी मंत्रियों के साथ पूजा भी करेंगे। इससे पहले जब 2019 में अर्धकुंभ आयोजित हुआ था, तब भी सीएम योगी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। प्रयागराज महाकुंभ में 9 दिनों में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उद्योगपति गौतम अडानी ने भी संगम पर आचमन कर पूजा अर्चना की। उद्योगपति गौतम अडानी को त्रिवेणी में स्नान करना था, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने गंगा नदी की गहराई के चलते सिर्फ आचमन करने को कहा। परिवार के साथ संगम नगरी पहुंचे गौतम अडानी ने पूजा अर्चना कर मां गंगा की आरती की। इससे पहले वो इस्कॉन के भंडारा शिविर गए, लोगों को भोजन परोसा। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के सहयोग से ही इस्कॉन महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह भंडारे का आयोजन करता है, जहां रोजाना करीब 1 लाख लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। वहीं गौतम अडानी ने गीता प्रेस के साथ मिलकर आरती संग्रह का भी वितरण किया। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। 45 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची मुंबई की रहने वाली शबनम शेख संगम में लगाई आस्था की डुबकी। काले रंग के बुर्के पर भगवा रंग की चादर ओढ़कर बैठी इस मुस्लिम लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहां शबनम शेख परमहंस दास के शिविर में रुकी हैं, परमहंस दास की मदद से शबनम शेख ने त्रिवेणी स्नान किया और कई धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। 23 साल की शबनम शेख 2 दिन के लिए महाकुंभ आई थी और फरवरी में एक बार फिर आने की बात कहते हुए वापस मुंबई चली गई। शबनम शेख इससे पहले भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची थी, उस वक्त भी इनका वीडियो वायरल हुआ था। सुर्खियां बटोर रहे महाकुंभ में पहुंचे खरगोश वाले बाबा। जूना अखाड़े के महंत बिमल गिरी जी महाराज के आश्रम में 60 से ज्यादा खरगोश हैं, और जब वो महाकुंभ पहुंचे तो अपने साथ एक खरगोश और एक कुत्ते के बच्चे को लेकर आए। कुत्ते के बच्चे का नाम भैरव रखा। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। महंत बिमल गिरी का मकसद जीव प्रेम का संदेश देना है। You
यूपी के शामली में एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात बदमाश अरशद ढेर 1 लाख का था इनाम। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अरशद अपने साथियों के साथ जिझाना थाना इलाके से गुजरने वाला है। एसटीएफ ने पुलिस के साथ इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अरशद समेत 3 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। रूल ऑफ लॉ की बात संविधान करता है, रूल बाय गन का मामला है। ये कोर्ट किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है। इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर सुनील लीड कर रहे थे। उनको भी कई गोलियां लगी हैं, जिनका गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में तहसील में तैनात बाबू की गुंडागर्दी, बुजुर्ग महिला की जूतों से पिटाई। आरोपी बाबू बुजुर्ग महिला को तब तक जूतों से मारता रहा जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि दबंग बाबू जमीन के पट्टे को ऑनलाइन कराने के लिए 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। बुजुर्ग महिला ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो बाबू ने सरेआम तहसील में महिला की पिटाई कर दी। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मारपीट करने समेत और कई धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।